हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एमकॉम सेकेंड ईयर का MCO 6 मार्केटिंग मैनेजमेंट असाइनमेंट डालने जा रही हूँ। इससे पहले मैं MCO 1, MCO 3, MCO 5, MCO 7 ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। बेटा, जो एमकॉम फर्स्ट ईयर के असाइनमेंट है वो मैं सारे ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ और आज ये लास्ट असाइनमेंट है MCO 6। इससे पहले जो भी रिमेनिंग असाइनमेंट थे वो मैं डाल चुकी हूँ। आई होप कि आपके जो असाइनमेंट मैं बना रही हूँ ये आपके काम आए और आप इनसे अच्छे से अपने असाइनमेंट बना के सबमिट करा सकें। तो जो MCO 6 है इसमें बेटा सारा चैप्टर जो है हमारा असाइनमेंट वो रिलेटेड है मार्केटिंग मैनेजमेंट से। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, what is marketing information system, what are its major components, what consideration one should keep in mind while designing a marketing information system for a firm। देखिए बेटा, जो आप बोल रहे थे कि इग्नू से हमें स्टडी मटेरियल मिला है या क्या हम नेट से ले सकते हैं, तो बेटा देखिए ऐसा है कि इग्नू से जो हमें स्टडी मटेरियल मिलता है वो भी अच्छा होता है, बट कभी कभी उसमें लेंथ नहीं होती। तो उस लेंथ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम असाइनमेंट बना रहे हैं, मैं नेट का सहारा लेती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन हमें दिया गया है हमें पहले उसको अच्छे से रीड आउट करना है कि उसमें क्या क्या पूछा गया है। उसके बाद ही क्या करना है, असाइनमेंट हमें बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया है कि जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको उतार लिया है, फिर वन बाय वन करके आंसर देना स्टार्ट किया है। जैसे पूछा है सबसे पहले कि व्हाट इज़ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अब इसके 3 पार्ट है क्वेश्चन के। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बताया कि होता क्या है। फिर उसने पूछा है व्हाट आर इट्स मेजर कंपोनेंट्स। तो पहले मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बता दिया। फिर अब इसके स्टार्ट करने हैं हमें कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, जैसे इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम हो गया हमारा, फिर उसके बाद हमारा मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम हो गया, फिर मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम हो गया, और लास्ट टाइम हमारा एनालिटिकल मार्केटिंग सिस्टम। तो 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बता दिया, फिर हमने किसके बारे में बता दिया, हमने बता दिया कि मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद जो थर्ड पार्ट था उसमें बताया गया था कि हमें बताना है कि कौन कौन सी बातों का ध्यान में रख के हमें बनानी होती है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक फर्म के लिए। तो बेटा देखो, ये इनडायरेक्ट सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको बुक में नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना है कि कौन कौन सी बातों को हमें माइंड में रखना है। तो सबसे पहले लिखा है कि डिटरमाइनिंग डिसीजन मेकर्स इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स। तो किन किन इन्फॉर्मेशन की हमें नीड है उसके बारे में जानना। फिर हमारा जो सेकंड है, किस बात को ध्यान रखना है, स्टेबलाइजिंग डाटा कलेक्शन एंड स्टोरिंग प्रोसीजर। तो हमें ध्यान रखना है कि कौन सा हमें डाटा, कैसे डाटा कलेक्ट करना है और उसके बाद किस तरह से डाटा स्टोर करके कौन सा हम प्रोसीजर यूज़ करेंगे। ठीक है। फिर थर्ड है हमारा डिटरमाइनिंग प्रोसीजर्स फॉर इंफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन, कि जो भाई हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया उसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद जो फोर्थ है हमारा वो है प्रॉपर लिंकेज अमंग कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो वो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको लिंक करना है। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है हमारा एफिशिएंट, रिलायबल एंड फ्लेक्सिबल सिस्टम। जो मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो हमारा कैसा होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए कि एक बार बदल गया तो चेंज नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से जब भी हम मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम तैयार करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान में रखना है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है डिफाइन मार्केटिंग टारगेटिंग एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑन हाउ टू टारगेट डिफरेंट मार्केट्स। तो सबसे पहला पार्ट में हमें क्या बताना है कि जो हमारी मार्केट टारगेटिंग होती है वो क्या होती है। फिर प्रोसीजर बताना है कि कैसे हम एक डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स को टारगेट कर सकते हैं। फिर हमें पोटेंशियल जो है टारगेट मार्केटिंग के उनको इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 उठा रहे हैं। क्या बताया उसमें कि मार्केट टारगेटिंग होती क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन बता देनी है कि मार्केट टारगेटिंग होती क्या है, उसका मीनिंग बता देना है। फिर उसके बाद पूछा था, सेकंड पार्ट था हमारा कि जो हमारा प्रोसीजर है कैसा है मार्केट टारगेटिंग का। तो उसने बताया कि मेनली हम इसमें 2 स्टेप इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट है ईवैल्यूएटिंग मार्केट सिगमेंट्स। जो मार्केट सिगमेंट्स होते हैं उनको ईवैल्यूएट करते हैं, समझते हैं कि कौन से सिगमेंट पे कैसे हम मार्केट टारगेट कर सकते हैं। पहले तो टारगेट मार्केटिंग का मतलब क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर मार्केट जो हम
चाहते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट सेल करें। फॉर एग्जांपल जैसे वुमेन को टारगेट कर रहे हैं, या फिर इन्फेंट चाइल्ड को टारगेट कर रहे हैं, या फिर हम किड्स को कर रहे हैं, किस तरह से करें। जैसे जॉकी के प्रोडक्ट है कि वो जॉकी के प्रोडक्ट फीमेल के लिए हैं, मेल के लिए हैं, ठीक है। जॉनसन एंड जॉनसन बेबी के जो प्रोडक्ट हैं वो किसके लिए हैं मेन, वो इन्फेंट के लिए ना, 0 to 2 ईयर्स के लिए, तो उस बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इवेल्युएट करना है सबसे पहले मार्केट सेगमेंट्स को, और दूसरे में हमें क्या करना है, इवेल्युएट कर लिया कि किस तरह से हमारे मार्केट सेगमेंट्स हैं, उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है मार्केट सेगमेंट्स को, ठीक है, कि कौन कौन से मार्केट सेगमेंट्स हैं और उनमें से मार्केट सेगमेंट्स में हम किसको टारगेट कर सकते हैं। फिर इवेल्युएटिंग पोटेंशियल ऑफ टारगेट मार्केट्स, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, जिसमें हमने पूछा है, देखो पहले पार्ट 1 में हमने मार्केट टारगेटिंग के बारे में बता दिया, पार्ट बी में उसमें पूछा था कि प्रोसीजर बताना है। फिर थर्ड हमारा देखो क्या क्वेश्चन है, हाउ विल यू इवेल्युएट द पोटेंशियल ऑफ अ टारगेट मार्केट। तो ये एक सिंगल क्वेश्चन है जिसमें हमें 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब जो मैं थर्ड बताने जा रही हूँ वो बता रही हूँ कि इवेल्युएट कैसे करते हैं पोटेंशियल ऑफ अ टारगेट मार्केट को। तो इवेल्युएट करने के लिए हम देखते होते हैं कि किस तरह से हम मार्केट को टारगेट्स कर सकते हैं, कौन से हमारे गोल्स हैं, कौन से हमारे रिसोर्सेज हैं, और जो मार्केट हम टारगेट कर रहे हैं उससे हमें कितना आने वाले टाइम में प्रॉफिट मिल सकता है, क्या क्या हमारा कॉस्ट रहेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगा, इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रख के इवेल्युएट करते हैं किसको, टारगेट मार्केट को। इसके लिए हम कुछ क्राइटेरिया भी देख के चलते हैं, जैसे कि हमें क्या कंसीडर करना है, एक फर्म क्या चीज़ ढूंढ रही है, हमारे कौन से फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, हम प्रॉफिट कितना चाहते हैं, ठीक है, हमारे कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो कौन सा रहेगा, अप्रोप्रिएट चैनल है या नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये कुछ क्राइटेरिया थे जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं किसको, पोटेंशियल ऑफ टारगेट मार्केट्स को। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग। फर्स्ट है हमारा जियो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो जियो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन किससे रिलेटेड हो गया, ये जियो डेमोग्राफिक में सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। जैसे इसको मेनली हम 4 उसमें देखते हैं, जैसे जियो डेमोग्राफी का, उसमें हम डेमोग्राफी भी इंक्लूड कर लेते हैं, जोग्राफी भी इंक्लूड कर लेते हैं, और सोशियोलॉजी भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो डेमोग्राफी किससे रिलेटेड हो गया, मेल फीमेल इन चीज़ों से रिलेटेड हो गया, एज से, जेंडर से। जोग्राफी किससे रिलेटेड हो गया, लोकेशन से रिलेटेड हो गया। और सोशियोलॉजी किससे रिलेटेड हो गया हमारा, कि सोसाइटी में आजकल क्या चल रहा है, ठीक है। तो हम जियो डेमोग्राफी इज़ यूज इन मार्केटिंग टू एनालाइज सर्वे डाटा ऑफ अ पर्टिकुलर geographical area and profile the demographic characteristics of the population living there। तो हम जियो डेमोग्राफिक में दोनों चीज़ें देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं कि वो जोग्राफिकली वो एरिया कहाँ इंक्लूड होता है, और डेमोग्राफी वहाँ पे रहने वाले लोग कैसे हैं, उनका क्या टेस्ट है, वहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं वहाँ पे की पॉपुलेशन के, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल की बात बताएं तो जैसे देखो मैकडोनल्ड ने जब काम स्टार्ट किया था इंडिया में, तो उसने देखा था कि जो इंडिया में वहाँ पे वेजिटेरियन लोग ज़्यादा है और नॉन वेजिटेरियन थोड़े कम है। तो उसने अपना जो प्रोडक्ट स्टार्ट किया वो किस बेस पे किया, कि वेज आइटम रखनी है हमें, ठीक है। उसके बाद उसने देखा कि जो नॉर्थ एरिया है वहाँ पे स्पाइसी खाना ज़्यादा खाया जाता है, साउथ में थोड़ा कम खाया जाता है। तो उस हिसाब से उसने अपना एरिया डिवाइड किया और वहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइस भी इंक्लूड किए हैं, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं प्रोडक्ट मिक्स की। तो देखो बेटा, प्रोडक्ट मिक्स के बारे में हमने 12th में भी पढ़ा हुआ है, बीकॉम में भी पढ़ा हुआ है मार्केटिंग में, कि प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, कि प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है कि किस तरह का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, प्रोडक्ट की सारी क्वालिटियाँ इंक्लूड हो जाती है इसमें, और साथ साथ में प्रोडक्ट लाइन, कितनी तरह का प्रोडक्ट हम एक कंपनी मार्केट में लॉन्च करेगी, उसकी वेट क्या होगी, ये सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं, प्रोडक्ट मिक्स में। तो अगर वेट की बात करें तो हम इसमें बात करते हैं जैसे कि एक जो प्रोडक्ट है उसमें हम क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम कैलॉग्स के प्रोडक्ट लाइन देख रहे हैं, तो उसमें बताया कि रेडी टू ईट सीरियल्स भी होते हैं, पेस्ट्रीज़ भी होती है, ब्रेकफास्ट स्नैक्स भी होते हैं, क्रैकर्स भी होते हैं, कुकीज़ भी होते हैं, फ्रोज़न आइटम्स भी होते हैं। है किससे है, तो हमारा ये एक ही कैलॉग्स प्रोडक्ट जो हम दे रहे हैं मार्केट में, पर वो अलग अलग तरह से, ठीक है। जो लेंथ की बात करें तो एक जो मार्केट है वो प्रोडक्ट है वो किस तरह से लॉन्च करी है एक कंपनी, जैसे कि लेंथ में बात करते हैं लंबाई वाली, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक कार की बात कर लें, ठीक है, तो कार में अगर प्रोडक्ट जो है वो 2 कार बना रही है, ठीक है, एक जो कंपनी है वो हमारा प्रोडक्ट में कार बना रही है
टू कार प्रोडक्ट लाइन्स, तो एक 3 सीरीज़ एक 5 सीरीज़ है। अब 3 सीरीज़ में भी आगे वो डिवाइड कर दे कि 3 सीरीज़ में कितनी तरह की कार होगी, 4 सीरीज़ में कितनी तरह की होगी, 5 में कितनी होगी, तो ये इसकी क्या कहलाती है, लेंथ कहलाती है। फिर बात कर लेते हैं डेप्थ की। तो डेप्थ में वो बताने की कोशिश कर रहा है कि वेरिएशंस कितने आते हैं प्रोडक्ट लाइन में, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि 3 सीरीज़ प्रोडक्ट लाइन है, ठीक है, हमारे कार की, तो वो किस तरह से आगे देता है, कूप कितने हैं, सैटिन कितने हैं, ट्रक कितने हैं, कन्वर्टेबल है या नहीं, तो जो डेप्थ है वो चेक करता है। जैसे पहले वाले में क्या था, हमारा विड्थ थी कि हम सीरियल्स प्रोडक्ट दे रहे थे, एक केलॉग्स प्रोडक्ट था, लाइट खाना देता था, वो लाइट फूड में वो क्या क्या इंक्लूड कर रहा है। लेंथ में हम ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट लाइन हम दे रहे हैं उसको और कितनी तरह से बढ़ा सकते हैं। और डेप्थ में क्या होता है, हम देखते हैं कि जो डेप्थ है वो कितनी है। डेप्थ मीन्स जो जो हम चेंजेस लाते हैं, वेरिएशंस लाते हैं, उसको हम डेप्थ बोलते हैं। और फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी की बात करें कि कंसिस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात बताएं तो देखिए, अगर मुझे देखना है कि प्रोडक्ट विथ क्या होती है, तो प्रोडक्ट लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, ये मेरे क्या हो जाती है, प्रोडक्ट विथ की। मैं कितनी तरह के प्रोडक्ट लाइन मार्केट में लॉन्च कर रही हूँ। प्रोडक्ट डेप्थ की बात करें तो प्रोडक्ट डेप्थ में मेरी इंक्लूड हो जाती है कि जो प्रोडक्ट है उसके अंदर मैं कितना ऐड ऑन कर रही हूँ, प्रोडक्ट वेरिएशंस कितने लेकर आ रही हूँ। और अगर मैं लेंथ की बात करती हूँ तो कितनी तरह के मार्केट में प्रोडक्ट्स ला रही हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट लाइन में तो आप एक लाइन प्रोडक्ट हो सकते हैं कि जैसे आपने 5 सीरीज़ कार ले ली, 3 सीरीज़ कार ले ली। अब 3 सीरीज़ में भी आपके 5 कार हैं, 5 सीरीज़ में भी आपके 5 कार है, तो टोटल कितनी होगी, 5 और 5 10, तो वो आपकी क्या हो जाती है, प्रोडक्ट लेंथ। इसके बाद एक कोका कोला कंपनी के उससे बता रखा है एग्जाम्पल से, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि प्रोडक्ट विथ देखनी है तो देखो, कोका कोला ने 2 तरह के प्रोडक्ट बनाए हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स और मिनट मेड, ठीक है। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में उसने इंक्लूड किया कोका कोला, फैंटा, स्प्राइट, डाइट, कोक ज़ीरो। तो ये सारे आपके क्या हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स और मिनट मेड, ये आपके प्रोडक्ट विथ हो गए, क्योंकि 2 तरह के आप प्रोडक्ट बना रहे हो। अब प्रोडक्ट डेप्थ क्या हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स में कितनी तरह के आपने ऐड कर दिए, जैसे कोका कोला अलग, फैंटा अलग, स्प्राइट अलग, डाइट कोक अलग। मिनट मेड में अब क्या किया कि गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, मिक्स फ्रूट, ये सब आपकी क्या हो गई, प्रोडक्ट डेप्थ हो गई, ठीक है, कि कितनी गहराई से आपने उसको बनाया। 2 चीज़ आपने अलग कर दी। पहले आपने क्या कर दिया, विथ में सॉफ्ट ड्रिंक्स अलग, मिनट मेड अलग। फिर अब सॉफ्ट ड्रिंक्स में कौन कौन सी आप वैरायटी लेकर आ रहे हो, वो आपकी हो गई प्रोडक्ट डेप्थ, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं रूरल मार्केटिंग। तो रूरल मार्केटिंग में वो बताने की कोशिश कर रहा है कि जो इंडिया है उसमें हम जानते हैं कि बहुत सारे जो एरिया है वो रूरल एरिया भी है ना। तो लोगों को पता चलने लग गया कि सिर्फ अर्बनाइजेशन या अर्बन एरिया में ही प्रोडक्ट सेल करके बात नहीं बनने वाली। तो मार्केटिंग मैनेजर ने क्या सोचा कि रूरल एरिया में भी हम मार्केटिंग करेंगे और वहाँ पर भी अपने क्या बनाएंगे, कस्टमर बनाएंगे। तो ये टॉपिक उसी के बारे में कि रूरल मार्केटिंग क्या होती है, इससे क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या बनता है। जैसे कि रूरल मार्केटिंग की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि अर्बन मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा था और रूरल एरिया में इम्प्रूव होने लग गया इंफ्रास्ट्रक्चर। सैचुरेटेड अर्बन मार्केट में जितना हमें प्रॉफिट मिल सकता था उतना मिल चुका है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। लार्ज पॉपुलेशन हमारी रूरल एरिया में ही रहती है, इनकम के सोर्सेज है वो रूरल एरिया में ज़्यादा मिल सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये सारे रीज़न है, दैट्स वाई वी फॉलो नाउअडेज रूरल मार्केटिंग। उसके बाद आ जाता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो देखो, मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बारे में हमें पता है, इंटीग्रेटेड क्या हो गया, सबको साथ लेके चलना। सो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज अ कंसेप्ट अंडर विच अ कंपनी केयरफुली इंटीग्रेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स इट्स मैनी कम्युनिकेशन चैनल्स टू डिलीवर अ क्लियर एंड कंसिस्टेंट मैसेज। जो भी मैसेज वो देना चाहती है मार्केटिंग में कस्टमर को, उसके लिए वो क्या करती है, क्लियर कट मैसेज देने के लिए जितने भी मार्केटिंग कम्युनिकेशंस हैं उनको इंटीग्रेट करके चलती है। इट एम्स टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी ऑफ द मैसेज एंड द कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ ऑफ मीडिया। चाहते हैं कि जो मीडिया वो यूज़ करिए उसको अच्छे से यूज़ कर सकें और जो मैसेज है वो भी प्रॉपर वे में कहाँ पर पहुँच सके, कस्टमर के पास पहुँच सके। ये भी एक क्या है हमारा, जो भी इंटीग्रेट हम इसमें किस किस को इंक्लूड करते हैं, आईएमसी में मार्केटिंग टूल्स को। इसमें हमारे जो 8 मेजर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन टूल्स हैं वो है हमारी एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशंस,
डायरेक्ट मार्केटिंग, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंस, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताएं तो जो डोमिनोज़ वाला है उसने क्या स्टार्ट किया है, एक डोमिनोज ने क्रिएट किया एनीवेयर कैंपेन इन ऑर्डर टू हेल्प पीपल ऑर्डर फूड इन मोर कन्वीनियंट वे। उसने क्या बोला है कि आप क्या कर सकते हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं पिज़्ज़ा को किस किस के थ्रू कर सकते हैं, बताया कि स्मार्ट टेलीविज़न के थ्रू कर सकते हैं, ट्वीट के थ्रू कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और स्मार्टफोन वॉच के थ्रू भी। तो बता रहा है कि इसने क्या किया कि जितने भी आपके मार्केटिंग टूल्स हैं उन सबको इंटीग्रेट कर दिया, किसके लिए, मैसेज पहुंचाने के लिए, किसको, अपने टारगेट कस्टमर को। फिर अब हमें डिफरेंस बताना है, मार्केटिंग क्या होती है, सेलिंग क्या होती है। पहले मैंने दोनों के बारे में बेटा अटैम्प्ट करने का तरीका ये है, पहले मार्केटिंग के बारे में बताओ, फिर सेलिंग के बारे में बताओ, फिर उसका प्रॉपर एक डिफरेंस बताया हुआ है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में किया हुआ है कि मार्केटिंग स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है। पहले दोनों का मतलब बताना है कि मार्केटिंग स्कीमिंग प्राइस क्या है और पेनिट्रेशन प्राइस क्या है। मार्केटिंग स्कीमिंग में तो हम इनिशियली हम हाई प्राइस रखते हैं और पेनिट्रेशन में हम इनिशियली लो प्राइस रखते हैं। फिर उसके बारे में डिफरेंस बताया हुआ है। फिर टोटल सिस्टम अप्रोच के बारे में बताया हुआ और टोटल कॉस्ट अप्रोच के बारे में बताया कि टोटल सिस्टम अप्रोच क्या होती है और टोटल कॉस्ट अप्रोच क्या होती है। कि टोटल सिस्टम जो अप्रोच होती है वो इस बेस पे होती है कि हमने कितना खर्चा है किया है और जो भी हमारे टोटल सिस्टम अप्रोच है वो एक दूसरे से क्या होती है, रिलेटेड होती है। ठीक है, इंटर रिलेटेड होती है और इंटर डिपेंडेंट होती है। टोटल सिस्टम अप्रोच पार्ट है किसका, टोटल कॉस्ट अप्रोच का। तो पहले इन दोनों के बारे में बता दिया है, फिर कोशिश की है कि इसका डिफरेंस थोड़ा बताया जा सके। अब इसका डिफरेंस बेटा डायरेक्ट तो ना तो बुक में था ना नेट में था, तो मैंने कुछ पॉइंट्स डाले हैं। अगर आप इसका कंपैरिजन चार्ट बना चाहते हैं तो मीनिंग के साथ और जो इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर बात है इंडिविजुअल ब्रांडिंग की और अम्ब्रेला ब्रांडिंग की। तो पता है इंडिविजुअल ब्रांडिंग में एक इंडिविजुअल नेम होता है ब्रांड का और अम्ब्रेला ब्रांड में सारा कुछ चलता है। जैसे इंडिविजुअल ब्रांड में मैगी एक इंडिविजुअल ब्रांड है गया, ठीक है, जबकि है ये नेस्ले का, बट मैगी एक इंडिविजुअली सब जानते हैं कि मैगी क्या है ना, किट कैट क्या है। ठीक है, जबकि अम्ब्रेला ब्रांडिंग में क्या होता है कि जो सारे प्रोडक्ट होते हैं वो एक ही नाम से जाने, जैसे जैसे बात करें तो हम पतंजलि प्रोडक्ट्स की। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें हमें कमेंट करना है कि इस स्टेटमेंट कैसी है। तो लिखा हुआ है फर्स्ट में हमारा, इट इज़ नेसेसरी फॉर अ कंपनी टू स्कैन द चेंजिंग एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली एंड चेंज द मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजी इन अकॉर्डेंस विद द ट्रेंड ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो ये यस बिल्कुल ट्रू है स्टेटमेंट कि हमें चेक करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि किसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहा है ये, मार्केटिंग एनवायरनमेंट की। ठीक है, कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्यों ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, reference groups are groups that serve as frames of reference for individuals in their purchase or consumption decision। तो ये सच बात है कि जो रेफरेंस ग्रुप होते हैं वो मदद करते होते हैं कि इंडिविजुअल की कि वो किस तरह से परचेज करे और डिसीजन लेने में उसकी मदद करते हैं। तो बताना है कि कौन कौन से रेफरेंस ग्रुप होते हैं और कैसे वो इफ़ेक्ट डालते हैं कि इंडिविजुअल पे, तो उसी के बारे में बताया हुआ है। जैसे हमारे फ्रेंडशिप ग्रुप्स होते हैं, शॉपिंग ग्रुप्स होते हैं कि हम किसके साथ शॉपिंग करना पसंद करते हैं, वर्क ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे हम काम करते हैं, वर्चुअल ग्रुप्स होते हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं, कंज्यूमर एक्शंस ग्रुप्स होते हैं जो हमें गाइड करते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट सही है, ये प्रोडक्ट सही नहीं है। उसके बाद है अ गुड सेल्समैन हैज़ सर्टेन क्वालिटीज़ एंड एबिलिटीज़, एज अ रिजल्ट ही इज़ एबल टू परफॉर्म बेटर देन अदर्स। तो बेटा इसमें साफ साफ ही पता चल रहा है इसमें किसके बारे में बताना है, क्वालिटीज़ ऑफ गुड सेल्समैन। ठीक है, तो पहले तो हमें बताना है कि हाँ बिल्कुल एक इंडिविजुअल तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक उसमें कुछ क्वालिटीज़ ना हो। ठीक है, एक सेल्समैन के अंदर क्वालिटीज़ होनी ज़रूरी है। फिर वो क्वालिटीज़ कौन कौन सी है उनके बारे में बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। उसके बाद जो लास्ट है वो है द सेंट्रल आइडिया ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैसेज इज रेफर्स टू एज द एडवर्टाइजिंग अपील।
तो ये भी ट्रू है कि हम एडवर्टाइजमेंट में मेन हमारा एम यही होता है कि जो हम अपील करना चाहते हैं वो कस्टमर तक पहुंच जाए। तो हमें इसमें भी क्या करना है, एडवर्टाइजिंग अपील के बारे में ही बताना है कि एडवर्टाइजमेंट क्यों ज़रूरी है और किस तरह से ये मदद करती है इन्फ्लुएंस करने में किसको, कस्टमर्स को। तो आई होप कि ये आप असाइनमेंट आपके काम आए और आप इससे अच्छे से अपने असाइनमेंट्स बना के सबमिट करा सकें। इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि आगे से आगे उन स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आंसर ढूंढें, सर्च करें, या फिर कह सकते हैं कि इतने वो स्ट्रॉन्ग नहीं है कि भी अपने असाइनमेंट किसी को पैसे दे के बनवा सकें। ठीक है, तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है या फिर कह सकते हैं टाइम नहीं है, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।